फ्री ट्रेनिंग, फ्री खाना, फ्री हॉस्टल, लोन की सुविधा भी दिलाई जाती है। ये कौन सा इंस्टीट्यूट है? निःशुल्क का मतलब निःशुल्क ही है, उनको खाली हाथ आना है, सिर्फ अपना समय लेकर आना है। ये बेरोजगारी की जो सबसे बड़ी समस्या है उसकी जड़ तक जाकर खत्म करने के लिए ये आरसीटी की खोज की गई है। केवल ग्रामीण लोगों के लिए ही है, शहरी लोग भी आ सकते हैं? ये कोई कैटेगराइज डिवाइड है? कोई एज ग्रुप भी है क्या इसमें? तो ऐसा नहीं है कि मेल के लिए अलग से कोर्स है, फीमेल के लिए अलग है। ब्यूटिशियन है, वुमेन टेलर है, तो उनके लिए स्पेशली चलाए गए हैं। पूरे इंडिया के अंदर इतनी आरसीटी चला रहे हैं, ये इतना अच्छा विचार कब और किसके दिमाग में आया? डॉक्टर डी वीरेंद्र हेगड़े जी, इतने अच्छे काम के लिए गवर्नमेंट ने भी उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया। एंटरप्रेन्योर बनने के लिए जो हमें किक चाहिए होती है, वो कौन देता है? गेम्स के थ्रू, क्योंकि जो खेल खेल में हम सीख सकते हैं वैसे ही सीख सकते हैं। कई लोगों के पास क्या कि स्किल है पर विल पावर नहीं है, कुछ की विल पावर इतनी अच्छी है पर स्किल नहीं है। प्रैक्टिकल जिस चीज का करवाया जाए वो ज्यादा समझ आता है। डिसिप्लिन के बिना क्लास नहीं हो सकती। अगर बॉलीवुड में देखा जाए तो मुझे सोनू निगम, और पंजाबी इंडस्ट्री में देखा जाए तो मुझे डॉक्टर सतिंदर सरताज तो मेरे आदर्श हैं। बट अगर आरसीटी की बात हो तो उसका मैं सारा श्रेय आर सिंह जी को देना चाहती हूँ। कि अगर हमने मान लिया ना कि हम कर सकते हैं तो आई कैन डू। मेरी जन्मभूमि मलोट है पंजाब, कर्म भूमि अम्बाला, फल भूमि बेंगलोर। तो मेरा ये भी यहाँ पे पूर्ण हो जाती है बात। आरसीटी के माध्यम से मैं लोगों के जीवन में कुछ सुधार ला सकूँ और उनका जीवन आदर्श बना सकूँ। यू मस्ट वॉच दिस वीडियो। अगर आप बेरोजगार हैं या अपना काम करना चाहते हैं, आपके पास कोई स्किल भी नहीं है, अगर है तो उसके लिए पैसे भी नहीं है, तो सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि इस सीजन की सभी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। तो आज एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं सोनिका खुराना जी, लेकिन आज इस एपिसोड में हम उनसे जानने वाले हैं आरसीटी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। सो लेट्स बिगिन द पॉडकास्ट। So welcome to the Ideal Life. सोनिका खुराना जी बेहतरीन लेखिका व कवित्री होने के साथ साथ पिछले 6 वर्षों से पीएनबी आरसीटी अम्बाला में बतौर एंटरप्रेन्योर ट्रेनर अपनी सेवाएं दे रही हैं, जिसके रहते संस्थान के सहयोग से करीब 5000 लोगों को ट्रेनिंग दे चुकी हैं और सेल्फ स्टैंड होने के लिए प्रेरित कर चुकी हैं। साथ ही समाज के प्रति इनके योगदान के लिए बॉलीवुड अभिनेता गुलशन ग्रोवर जी द्वारा इन्हें विमेन अचीवर्स अवार्ड से नवाजा जा चुका है। लेखन कला के माध्यम से लोगों में जागरूकता लाने के लिए गृह मंत्री द्वारा भी सम्मानित किया जा चुका है। इतना ही नहीं, हाल ही में सोनिका खुराना जी को मिसेज अम्बाला का खिताब भी प्राप्त हुआ। इनके प्रभावशाली व्यक्तित्व को ये सभी उपलब्धियां व इनकी लिखी कविताएं ही परिभाषित कर देती हैं, जहां ये कहती हैं, अभी तो कितने मुकाम बाकी है, अभी तो कितनी उड़ान बाकी है। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप बताइए। बहुत ही अच्छा। आपका पिछला एपिसोड देखने के बाद लोगों ने इस चीज़ में बहुत ज़्यादा रुचि दिखाई कि ये कौन सा इंस्टीट्यूट है जो फ्री ट्रेनिंग, फ्री खाना, फ्री हॉस्टल और उसके बाद सब्सिडी वाला लोन देता है। जी बिल्कुल सही है। आरसीटी है, ये शॉर्टकट फॉर्म में है। वैसे इसका फुल नेम ये है रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जी, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान। और लोगों के मन में ये डाउट आता है क्योंकि आजकल का जो ज़माना है स्वार्थ पे टिका हुआ है मोस्टली, तो लोगों को लगता है कि फ्री ट्रेनिंग, फ्री खाना और उसके बाद सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन होता है और उसके बाद लोन की सुविधा भी दिलाई जाती है। कुछ ना कुछ इसके पीछे कहीं ना कहीं स्वार्थ होगा। हाँ, जैसे स्कैम चलते हैं, फ्रॉड चलते हैं। तो ये इसके पीछे मैं पहले अब ऑन स्क्रीन बता रही हूँ, ये बिल्कुल ही समाज सेवा के उद्देश्य से बनाया गया है और इसके आगे पीएनबी लगा हुआ है। तो लोग ये भी पूछेंगे कि पीएनबी ही क्यों? तो इसके पीछे यही है कि जिस भी डिस्ट्रिक्ट का जो लीड बैंक होता है, मान लीजिए हमारे अम्बाला में पीएनबी है, तो इसलिए आरसीटी के आगे पीएनबी लग गया है। तो ऐसे ही पूरे हरियाणा में, पूरे इंडिया में बहुत सारी आरसीटी है, तकरीबन 597 से अबव है और सबके जिसके भी अपने अपने लीड बैंक है तो उस हिसाब से वो आरसीटी के आगे स्पॉन्सर करता है वो बैंक। और हमारे हरियाणा में जैसे 22 जिले हैं तो 21 आरसीटी हैं। अच्छा, जिसमें से मोस्टली 19 पीएनबी की हैं जी। तो लीड बैंक हरियाणा में पीएनबी कर रहा है। तो किस उद्देश्य से ये संस्थान चलाया जाता है बेसिकली? इसका उद्देश्य है कि एक तो कहते हैं ना कि विल और दूसरा स्किल, दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। कई लोगों के पास क्या कि स्किल है पर विल पावर नहीं है, बैठे हुए हैं। कुछ की विल पावर इतनी अच्छी है पर स्किल नहीं है। तो ये इसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि विल और स्किल दोनों को कंबाइन करके इंसान अपने जीवन को अच्छी तरह चला सके, आत्मनिर्भर बन सके। तो जैसे आपका जो चैनल है उसका भी मेन जो टाइटल है आदर्श जीवन,
तो लोग आत्मनिर्भर बनकर ही अपना आदर्श जीवन जी सकते हैं। जी बिल्कुल तो बिल्कुल। इसका भी मेन उद्देश्य यही है कि आदर्श जीवन जीना पर आत्मनिर्भर बनकर। पहले तो इसका नाम आर सिटी है, तो कुछ लोग बहुत लोग इसको आर सिटी बोलते हैं। अच्छा। तो मुझे तो ये लगता है कि दोनों का एक कहीं ना कहीं लिंक है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल अलग है। आप मान लो आर सिटी का क्या मतलब होता है, रूट कनाल। हाँ, वो दांतों dental- के प्रॉब्लम के लिए, दांतों की कैसी प्रॉब्लम वो रूट तक, जड़ तक जाके उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। तो मैं कहूँगी आर सिटी भी बहुत अलग नहीं है। ये बेरोजगारी की जो सबसे बड़ी समस्या है उसकी जड़ तक जाकर उसको पूरा ट्रीटमेंट दिया जाता है, और बेरोजगारी को खत्म करने के लिए ये आरसीटी की खोज की गई है, जो आरसीटी चलाई जा रही है। जी जी जी। तो मुझे लगता है कि ऑडियंस अब और थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहती होगी कि किस तरह से आपका संस्थान जो है वो बेरोजगारी खत्म करने में सहायक बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आरसीटी का मेन क्या करते हैं, अवेयरनेस कैंप लगाते हैं। लोगों के अंदर देखते हैं कि उसकी रुचि किस में है, इंटरेस्ट किस में है। तो अवेयरनेस कैंप से अलग अलग गाँवों में जाके अवेयरनेस कैंप होते हैं, तो लोग बताते हैं कि हम ये सीखना चाहते हैं, हम सीख नहीं पा रहे। ठीक है। तो हम वो टोटल उनका लिख लेते हैं, उनके कॉन्टैक्ट नंबर ले लेते हैं, उनका इंटरेस्ट, उनकी एज, उनका नेम पूरा ऐड करके फिर टैली करते हैं प्रॉपर। फिर जिसमें लगता है कि सबसे ज़्यादा, मान लो ब्यूटी पार्लर के निकल के आ रहे हैं कि 50 लोग का अवेयरनेस कैंप लगा है, उसमें से 20+ लोग ब्यूटी पार्लर करना चाहते हैं, तो मेजॉरिटी किस साइड है, तो वहाँ पे हम ब्यूटी पार्लर का कोर्स चलाते हैं। तो क्या होगा, ब्यूटी पार्लर के लिए डोमेन हमारे पास ट्रेनर होते हैं, वो ब्यूटी पार्लर सिखा देंगे, पर आगे विल भी चाहिए उनको। तो उसके लिए करते हैं ईडीपी ट्रेनर, जैसे मैं भी ईडीपी ट्रेनिंग करवाती हूँ। वो क्या करवाते हैं कि बैंकिंग नॉलेज भी देते हैं, उनको मार्केटिंग के बारे में बताते हैं। और जब कोर्स कंप्लीट होता है, मान लो आपको बैंकिंग नॉलेज भी दे दी, ईडीपी का भी करवा दिया, मोटिवेशन भी दे दी, कॉन्फिडेंस भी बिल्ड कर दिया और स्किल भी सिखा दी। उसके बाद असेसमेंट होता है, ताकि महीने बाद पता चले उसने कितना सीखा है। हाँ। उसके बाद जो सर्टिफिकेट मिलता है उस पर लोन की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, ताकि ऐसा ना हो कि उसके पास विल भी हो और स्किल भी हो पर मनी ना हो, फाइनेंशियली भी उसको सपोर्ट की जाती है। तो बेरोजगारी का मैं यही चाहती हूँ कि मुझे लगता है कि ये 3 रीज़न ही होते होंगे, विल, स्किल और जो फाइनेंशियल। तो इन तीनों को कंबाइंड करके भी ऐसा नहीं हो सकता कि आरसीटी से कोई कोर्स करके गया है तो इन तीनों में किसी चीज़ का अभाव हो। तो पूरा फॉलोअप किया जाता है और लोन भी उनको उपलब्ध करवाया जाता है। जैसे जैसे अलग अलग टाइप के, अगर एग्रीकल्चर का किया तो उसमें सब्सिडी भी मिलती है। ठीक है। तो जो आपने ये डोमेन्स बताए, तो ये जानना चाहता हूँ कि किस किस तरह के डोमेन्स आपके इंस्टीट्यूट में होते हैं? जो रनिंग में है, कम से कम 20 कोर्सेज हैं जो रनिंग में चल रहे हैं। अच्छा। अगर उसको भी डिवाइड किया गया प्रोसेस, प्रोडक्ट, जर्नल, ईडीपी और एग्रीकल्चर में। अगर एग्रीकल्चर में है तो मशरूम कल्टीवेशन है, डेयरी फार्मिंग है, बी कीपिंग है, गॉट रेयरिंग है, इसी टाइप के एटसेट्रा और भी हैं। और अगर प्रोसेस में है तो ब्यूटी पार्लर हो गया और कंप्यूटर कोर्स हो गया। जनरल ईडीपी में बैंकिंग, बैंक मित्रा कोर्स है, FLCRP का कोर्स है। प्रोडक्ट में वुमन टेलर, जूट प्रोडक्ट, ऐसे एटसेट्रा काफ़ी। तो टेक्निकल कोर्सेज कंप्यूटराइज काउंटिंग के अलावा भी हैं कुछ और? हार्डवेयर कंप्यूटर है, CCTV कैमरा इंस्टॉलेशन, मोबाइल रिपेयर। ओके ओके। हाँ, तो ये तो बहुत इंटरेस्टिंग, और मुझे लगता है कि ये तो ऐसे कोर्सेज हैं जो करते सारे इंसान अपने रोजगार पैदा कर सकता है। जो ये बनाया गया कोर्स मॉड्यूल लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया गया जी। कि लोग ये चीज़ें करना चाहते हैं और किसी कारणवश जैसे बहुत फीस लेते हैं, मोटी फीस चार्ज करते हैं। तो ये आरसीटी का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, जिसने भी कोर्स मॉड्यूल बनाया है बहुत सोच समझ के बनाया है कि जो चीज़ चल रही है उसी के ऊपर ही लोगों को सिखा सके, ताकि वो अपना आत्मनिर्भर बन सके और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ कि जैसे ये आपने जितने कोर्सेज के नाम लिए, तो इनके लिए कुछ सामान भी तो चाहिए होता होगा, वो स्टूडेंट्स को अपने घर से लाना पड़ता है कि इसकी भी सुविधा आप ही देते हैं? जैसे कि पहले स्टार्टिंग में ही बता देते थे कि आरसीटी निःशुल्क, तो निःशुल्क का मतलब निःशुल्क ही है। उनको खाली हाथ आना है, सिर्फ अपना समय लेकर आना है, अपना समय लाएं और अपना मन पूरा सीखने के लिए। बाकी खाना पीना, रहना और जो भी सामान है सारा कुछ, कॉपी, पेन, यूनिफॉर्म, और जो अगर मान लो ब्यूटिशियन का कोर्स है या कंप्यूटर का है तो कंप्यूटर तो हमारी पूरी लैब बनी होती है और पेन, कॉपी, सारी चीज़ वहीं से प्रोवाइड करवाई जाती है। घर से कुछ नहीं लेके आना, ना बाहर से। वाह, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा। जैसे आपने बात की डोमेन्स की, तो डोमेन स्किल्स तो चलिए जिसके पास पैसा है वो भी ट्रेनिंग कर लेता है, पैसों से कर लेता है, ज़रूरी नहीं कि सभी को फ्री ट्रेनिंग चाहिए। लेकिन एक जो एंटरप्रेन्योर बनने के लिए एक जो हमें
किक चाहिए होती है, वो भी एक स्किल है, तो वो कौन देता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये मेरे से ही लिंक करता है डायरेक्टली। डे 1 से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि मेन इसका हमारा जो मुद्दा है, जो सिखाने मोटिव यही है कि एंटरप्रेन्योर बनाना। तो फर्स्ट डे क्या होता है कि जो भी आ रहे हैं आधे दिमाग से आते हैं, क्योंकि वो अपने घर में पहली बार काफ़ी दिन बाद निकल कर आ रहे हैं और एज ए स्टूडेंट लाइफ उनको अभी आगे जीनी है। तो सबसे पहले हमें ये होता है कि उनको यहाँ पर मेंटली और फिजिकली लाया जाए। तो उसके लिए क्या है, वही जैसे मैंने बताया था कोर्स मॉड्यूल है, तो सिलेबस भी बहुत अच्छा डिज़ाइन किया हुआ है, जिसने भी किया है बहुत अच्छे तरीके से किया है गेम्स के थ्रू, क्योंकि जो खेल खेल में हम सीख सकते हैं वैसे ही सीख सकते हैं, क्योंकि लेक्चर से हम बोर हो जाते हैं बहुत बिल्कुल जल्दी। बिल्कुल। तो उसमें क्या गया, प्रैक्टिकल गेम्स हैं। तो 4 टाइप्स की गेम है। तो सबसे फर्स्ट डे जो डे 1 होता है, जो मैंने बोला कि आधा दिमाग लेके आते हैं, दिमाग तो पूरा होता है पर आधा घर पे, क्योंकि अगर फीमेल्स हैं, मोस्टली हमारे पास फीमेल आती हैं, तो उनको होता है कि फीमेल हमेशा माइंड उनका रहता है कि घर पे लॉक लगाया कि नहीं, घर में हमारे बच्चे हैं, क्योंकि वहाँ प्रॉपर एक एज ए स्टूडेंट लाइफ के लिए सीखने के लिए पूरा फ्रेश माइंड होना चाहिए। तो हम उनको बदल नहीं सकते, पर उनके लिए थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले फर्स्ट डे जो गेम करवाई जाती है माइक्रो लैब एंड आइस ब्रेकिंग। माइक्रो लैब में क्या होता है, उसका मेन मोटिव है कंसंट्रेशन एंड फोकस। तो इससे क्या होता है, 2 मिनट के लिए, चाहे वो 5 मिनट गेम चलती है, एक टाइम के लिए बिल्कुल सब कुछ भूल के वहाँ माइंड बेसिकली आप उसका आधा बचा हुआ दिमाग भी ले आते हैं आरसीटी मेंटली और फिजिकली इनको प्रेजेंट करने का ये सबसे अच्छा माध्यम लगता है। साथ ही गेम करवाते हैं आइस ब्रेकिंग। आइस किसका प्रतीक है, बर्फ है जमा हुआ, तो हेजिटेट करते हैं, क्योंकि सब अलग अलग दिशाओं से आए हैं सभी, कोई गांव से है, कोई अर्बन एरिया से आया है, कोई बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है, कोई बिल्कुल नहीं है। तो सबको सेम करने के लिए क्या करवाते हैं, आइस ब्रेकिंग, इंट्रोडक्शन करवाते हैं एक दूसरे का, आइस ब्रेक कर देते हैं, पानी बना देते हैं, मेल्ट कर देते हैं, घुल मिल जाते हैं सभी। सेकंड गेम चलती है टावर बिल्डिंग। वो टावर बनाते हैं, ब्लॉक्स होते हैं छोटे छोटे, उसका मेन दूसरा नाम है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। उसका मेन मोटिव यही है कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए हमारे अंदर, ना ओवर ना अंडर। तो इस गेम से हम यही सिखाते हैं कि हमें बिल्कुल अपना कैपेसिटी का पता होना चाहिए और कॉन्फिडेंट होना चाहिए, ना अंडर ना ओवर। और एक गेम उसके बाद खिलाई जाती है रिंग टॉस। तो इसका मोटिव भी यही है कि टारगेट तो अचीव करना है, रिस्क लेना है, पर रिस्क कितना लेना है, कैलकुलेटिव, नपा तुला रिस्क लेना है। और मीडियोकर, ये बात बार बार समझाई जाती है हमारे इसमें कि हमेशा मीडियोकर बनो, मीडियोकर होकर सोचना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा कम ना ज़्यादा, बीच का रास्ता सर्वोत्तम होता है। हाँ। तो ये बहुत अच्छी गेम है, उसके बिजनेस को भी समझाती है कि हमें बिजनेस लाइफ में भी अपने बिजनेस करना है, तो एकदम से सारे पैसे नहीं लगाने। लास्ट गेम है, लास्ट नॉट लीस्ट, बोट मेकिंग। बोट बनाई जाती है 2 टाइप्स की, एक सिंपल बोट होती है, एक धार वाली चाकू वाली होती है, ठीक है, उसको डिजाइनर बोलते हैं। मतलब समझाने का सिर्फ नाव का नहीं है, बस नाव के थ्रू समझा रहे हैं कि एक सिंपल चीज होती है, एक डिजाइनर। जो डिजाइनर उसके ज्यादा पैसे मिलते हैं, और सिंपल आजकल लोग, पर सिंपल भी जरूरी है, कुछ लोग सिंपल पसंद करते हैं। तो उसमें टाइम मैनेजमेंट का बताया जाता है सबसे पहले। उसका जो मोटिव है कि जो भी काम करोगे, आप कोई बिजनेस करते हो, एंटरप्रेन्योर बनते हो, आपको टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान रखना है। कोई भी काम करते हो तो उसको टाइम से उसको कर सको। तो कैसे ऑब्जर्व करते हैं कि कितनी जल्दी बना रहा है कोई, कितनी जल्दी बना रहा है, पर सेकेंडरी ये नहीं कि जल्दी तो बना रहा है, वो कटी फटी बना रहा हूँ। हाँ, तो क्वालिटी का, राइट। उसके बाद है क्वांटिटी का। अब ये भी नहीं कि एक ही नाव बना दी है और उसने उसका 15 मिनट ले लिया। तो फर्स्ट टाइम मैनेजमेंट, सेकंड क्वालिटी और थर्ड क्वांटिटी। तो इन तीनों को मैनेज करके बिल्कुल, तो वो बोट मेकिंग करवाई जाती है कि इसका मेन मोटिव ये है। तो ये 4 गेम्स चलती हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा। तो जैसे कि आप पोएट हैं, पोइट्री भी करते हैं, तो फिर आप तो स्टूडेंट्स का बीच बीच में एंटरटेनमेंट भी करते होंगे। जो भी हमारे अंदर हम सोचते हैं कि हमारे अंदर कोई भी स्किल है या कुछ भी हम अपने माध्यम से अगर आरसीटी के लिए या वहाँ के कैंडिडेट के लिए कुछ कर सके, तो हमें अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं पोइट्री सुनाती हूँ। तो अभी फिर एक बार इस एपिसोड में भी अगर सुना देंगे तो अच्छा हो जाएगा। कुछ भी अगर हमने बनना है या कुछ करना है, तो कोई भी हमारा वीक पॉइंट नहीं हमें देखना चाहिए, क्योंकि हर्डल्स तो आएंगे बिल्कुल, और जो इजीली चीज़ मिल जाए वो फिर उसका तो मज़ा ही नहीं। मज़ा तो उसी में है जो चीज़ हमें बहुत मुश्किल से अपने प्रयासों से मिले। तो मैं उसमें एग्जांपल देती हूँ, जैसे शुभा चंद्रन जी हैं, बेस्ट डांसर हैं। अगर उन्होंने ड्रीम देखा कि मुझे बेस्ट डांसर बनना है, पर उनका एक पैर नहीं है, तो कौन सोच सकता है इतना बड़ा जज्बा लेके
कि जिसका पैर ना हो वो डांसर बनने, पर जो सोच लिया, अगर हमने सोच लिया, अगर हमने मान लिया ना कि हम कर सकते हैं, तो आई कैन डू, आप कर लोगे। तो उसके ऊपर हमेशा ही बताती, चाहे वो नेहा कक्कड़ है, अगर वो सोचे कि वही सोचते कि मेरी हाइट बहुत कम है और आज उसकी हाइट मुझे लगता है कि लोगों की नज़रों में बहुत ज़्यादा होगी उनकी, तो कोई भी हर्डल्स इतने बड़े नहीं होते कि हम कुछ अचीव ना कर पाए। राइट। तो उसके ऊपर मैंने एक पोइट्री लिखी है जो सुनाती हूँ जी। अभी तो कितनी उड़ान बाकी है, अभी तो कितने मुकाम बाकी हैं, अभी तो कितनी उड़ान बाकी है, अभी तो कितने मुकाम बाकी है, ये तो बस शुरुआत है, अभी तो खुद की अलग पहचान बनाना बाकी है। नहीं परवाह मुझे उन लोगों की जिन्होंने मेरे हौसलों को तोड़ा है, करना है उनके लिए कुछ जिन्होंने मुझे टूटने पर जोड़ा है। लड़ूंगी हमेशा अन्याय के खिलाफ, जरूरी नहीं जिस्म पर खाकी है, अभी तो कितने सपने साकार करना बाकी है, जो खड़े हरदम साथ मेरे उनके चेहरे पर मुस्कान लाना बाकी है, अभी तो कितनी उड़ान बाकी है। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी। तो अगला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे स्टूडेंट ने ट्रेनिंग ले ली, अब ट्रेनिंग ले ली तो उसके बाद जो काम करने के लिए एक पैसा चाहिए होता है, फिर वो कैसे प्राप्त होता है उससे? जी, बहुत मेन जो नीड है वो पैसा ही है। तो उसके लिए पहले तो खुद के फंड्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वो खाली है इंसान, खुद के फंड्स से अगर उसको और ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो लोन प्रोवाइड करवाते हैं। तो जब हमारा जैसे बताया कि हम जब उनकी ट्रेनिंग होती है तो एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाते हैं जिसमें पूरी उसकी योजना तैयार करते हैं, जैसे कोई भी कोर्स चल रहा है उसके अकॉर्डिंग बनती है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो उनको बताते हैं कि अगर आप बैंक में बाद में लोन लेने जाओगे तो उन्हें किसी चीज़ की दिक्कत ना आए। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में प्रॉपर बताया जाता है कि उसके ऑन फंड्स कितने हैं और वो कितना लेना चाहता है लोन, कितने का सामान आएगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो उसका वो टोटल लग के उनको पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट सिखा दी जाती है। ओके ओके, ठीक है। जो हमारे जो डायरेक्टर होते हैं वो सीनियर मैनेजर ही होते हैं बैंक के, तो उनका स्पेशली यही काम होता है कि वो लोन प्रोवाइड करवा सके और इजीली वो करवा देते हैं। लोन के समय कोई ऐसा सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है, आप लोग देते हैं सर्टिफिकेट? जो सर्टिफिकेट स्किल का मिलता है वो एलिजिबल होता है, उसी को तो इसके लिए दिखा कोई के। एग्जाम होता है कि सबको मिलता है? नहीं, जिन असेसमेंट होती है, कुछ फेल भी होते हैं, तो कम से कम उनको जो इतना हमने 10 दिन 15 दिन जितने दिन का भी कोर्स चलता है जो करवाया गया है, तो उसी में से सिलेबस में से लास्ट डे असेसमेंट होती है, जो क्लियर कर पाते हैं एग्जाम उन्हीं का सर्टिफिकेट आता है। ठीक है ठीक है ठीक है। तो वो सर्टिफिकेट बेसिकली बैंक में अगर दिखाएं, वो फाइल में लगता और प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिखाएं तो स्टूडेंट को इजीली लोन मिल सकता है। है। यस। ठीक है ठीक है। एक सवाल जो मेरे मन में अभी काफ़ी देर से आ रहा था कि जैसे आपने बताया ईडीपी ट्रेनिंग आप देते हैं, तो आपकी एजुकेशन के हिसाब से पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आपने भी कोई ईडीपी का अलग से कोर्स किया या इस आरसीटी ज्वाइन करने पे आपको कुछ सिखाया जाता है? सबसे पहले तो मैं आरसीटी का अपना लिंक बताती हूँ कि मैं एज ए स्टूडेंट भी पहले मैंने ज्वाइन किया है। अच्छा। आरसीटी से मेरा 10 साल पुराना नाता है, वैसे मुझे 5 ईयर से अबव हो गए हैं जॉब करते हैं एज ए फैकल्टी। तो कहते हैं ना कि ज्ञान जैसे भी मिले, जहाँ भी मिले, जिससे भी मिले, ले लेना चाहिए। तो मैंने अलग अलग कहते हैं ना स्वाद फ्लेवर के हिसाब से यहाँ पे मैंने जॉब की है। तो सबसे पहले एज ए स्टूडेंट ड्राइविंग का कोर्स था। ओके। तो मैंने वो ट्रेनिंग पूरी ईडीपी की आरसीटी में भी ली है। और उसके बाद एज अ ट्रेनर कंप्यूटर सिखाती थी मैं, ओके। एज अ कंप्यूटर टीचर भी। तो जब ट्रेनिंग देनी है तो थोड़े बहुत हमें नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि मैं पहले ले चुकी थी ऑलरेडी एज अ स्टूडेंट भी। तो जितनी भी मेरी अपनी एजुकेशन के हिसाब से जो मुझे नॉलेज थी और प्लस ट्रेनिंग लेने के बाद वो मैं वहाँ पे प्रोवाइड करवाती थी। उसके बाद फैकल्टी की पोस्ट निकली, क्योंकि मैं वहाँ से लिंक्ड थी। तो एक जूट का भी कोर्स चलता था, मैंने वो भी करवा दिया, क्योंकि बीएड में भी जूट प्रोडक्ट या वेस्ट मटेरियल सामान बनाना सिखाते हैं। तो मैंने एज अ जूट ट्रेनर वहाँ पे ट्रेनिंग दी है। तो उसके बाद जब फैकल्टी की पोस्ट खाली हुई तो मैंने अप्लाई किया, तो मुझे ईजिली जॉब इसलिए एक्सपीरियंस के हिसाब से मिल भी गई। जो ट्रेनर होते हैं जो हम हैं, मतलब कि ईडीपी, तो टीटीपी होती है। तो टीटीपी ट्रेनिंग में बेंगलोर में हमें वो पूरी ट्रेनिंग करवाई जाती है, पूरे 15 डेज प्रॉपर 9 to 5 क्लास लगती है। और बहुत बड़े बड़े वहाँ पे मास्टर जो हमें भी पढ़ा रहे हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने हमें ट्रेनिंग दी। और उसके बाद हम ठीक है। तो बेसिकली ईडीपी ट्रेनर्स को जो ये सारा नॉलेज होता है उनको भी स्पेशली ट्रेनिंग 2 टाइम। ठीक है, आपकी भी ट्रेनिंग होती है हाँ पहले? जी, पहले टीटीपी होती है, उसके बाद आरटीपी भी कराते हैं कि एक बार में कोई रिफ्रेशिंग ट्रेनिंग भी करा दे, उसके बाद दोबारा भी
कुछ होता है कि माइंड से स्किप हो जाता है या उसको दोबारा रिमाइंड करवाने के लिए अलग से एक बार और ट्रेनिंग कराई जाती है। तो 2 बार ऐसे बेंगलोर में हमारी ट्रेनिंग हुई है। फर्स्ट 15 डेज़ की हुई है, उसके बाद 7 डेज़ की भी हुई है। बहुत ही अच्छा काम कर रहा है वैसे आपका संस्थान। तो जैसे आपने बताया बेंगलोर में ट्रेनिंग होती है, तो बेंगलोर मतलब क्या इसका, आप तो अम्बाला से हैं तो कैसे, मतलब और भी संस्थान हैं इसकी, और भी ब्रांचेज हैं? बेंगलोर हमारा मेन जो ऑफिस है बेंगलोर में है। जो भी ये सर्टिफिकेट बताया असेसमेंट का सारा वहीं से, जैसे कहते हैं सीसीटीवी कैम, पूरा वहाँ से चलता है। अच्छा, वो हेड ऑफिस है, वहाँ से हाँ जी, कंट्रोल वहाँ होता है, ठीक है। और जो हमारे, क्योंकि पूरे इंडिया में ऐसा तो है नहीं कि अम्बाला ही आरसीटी हरियाणा में है या अम्बाला है, पूरे इंडिया में 597 से अबाव आरसीटी हैं। ओके। तो सबकी ट्रेनिंग के लिए एक ही जगह है जो वहाँ पे अब स्पेशली, पहले तो होटल्स में होती थी, तो अब उनकी खुद की एक बिल्डिंग है नार, तो वहाँ पे ट्रेनिंग करवाई जाती है। और साथ ही बताना चाहती हूँ कि जो मेरी जन्मभूमि है वो पंजाब है, मलोट। अच्छा। और जो मेरी कर्म भूमि है वो अम्बाला हरियाणा में, क्योंकि मैंने पूरी अपनी जितनी भी स्कूलिंग, एजुकेशन, जितना भी मुझे लगता है कि मैंने जॉब कर रही हूँ तो सारा कर्म क्षेत्र में ही आता है। और जो मैं अपनी फल भूमि मानती हूँ मैं बेंगलोर से। अच्छा। मेरी बेंगलोर में बहुत यादें जुड़ी हैं, बहुत कुछ मुझे लगता है कि जितना मैंने किया है काम, तो उसका जो फल मिला है मुझे वहाँ ट्रेनिंग लेके, जो इतना मज़ा आया और इतना सीखने को मिला, वो किसी भी किताब में नहीं था और कहीं भी मुझे नहीं मिला। जी तो जी। मैं यही बोलती हूँ कि मेरी जन्मभूमि मलोट है पंजाब, और मेरी कर्म भूमि अम्बाला, और मेरी फल भूमि बेंगलोर। बहुत अच्छा। पूरे इंडिया के अंदर इतनी आरसीटीज चला रहे हैं, तो ये इतना अच्छा विचार कब और किसके दिमाग में आया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन पुट किया आपने, क्योंकि हम तो फादर ही बोलेंगे। जो आरसीटी के फादर हैं डॉक्टर डी वीरेंद्र हेगड़े जी, उनके मन में विचार आया कि क्यों ना ऐसा कुछ चलाया जाए, ऐसा इंस्टीट्यूट हो कि लोगों को आत्मनिर्भर बना सके, उनको विल पावर भी हो और फाइनेंशियली कोई उनके हर्डल्स ना आए। तो फिर उन्होंने ये विचार आगे रखा, तो उनके विचार बहुत अच्छे लगे, तो गवर्नमेंट ने भी उनका पूरा सहयोग दिया और ये पूरी जो चेन सिस्टम है चलता ही चला गया। तो आज पूरे इंडिया में आरसीटी को सब जानते हैं, और इनके इतने अच्छे काम के लिए गवर्नमेंट ने भी उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। तो यानी अब जो आरसीटीज की सारी फंडिंग है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है जी। चलिए, ये तो आपने आरसीटी के बारे में बहुत कुछ बताया। एक सवाल जो मुझे अभी याद आया, पिछले सेशन में आपसे पूछना रह गया था कि आप अपने जीवन में किसे आदर्श मानते हैं? देखिए, एक आदर्श नहीं हो सकता हमारे जीवन में, क्योंकि जब हम स्कूल कॉलेज में होते हैं तो हमारे टीचर आदर्श होते हैं हमारे। तो अगर मैं कॉलेज लाइफ की बात करूं तो मेरी जो मैम है, एक म्यूजिक टीचर, शायद मैंने म्यूजिक भी उन्हीं की वजह से लिया, विनीता सूद मैम। तो उसके बाद अगर सोचे कि अगर जैसे म्यूजिक बता रही हूँ, म्यूजिक तो उसमें भी 2 हैं। अगर बॉलीवुड में देखा जाए तो मुझे सोनू निगम, और पंजाबी इंडस्ट्री में देखा जाए तो मुझे डॉक्टर सतिंदर सरताज तो मेरे आदर्श हैं। अगर अपनी लाइफ में पर्सनल लाइफ देखी जाए तो मेरे पेरेंट्स हैं। बट अगर आरसीटी की बात हो तो जब मैं ट्रेनिंग में गई थी तो मैं जितना मैंने आज तक जो आरसीटी में, मैं सोचती हूँ कि 5 साल से ऊपर मैं जो सर्वाइव कर पाई हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो जॉब कर रहे हैं हम वो ईजिली चल रही है, तो जॉब में भी कई चीज़ें ऐसी आती हैं जो हर्डल्स लगते हैं। तो अगर मैं कॉन्फिडेंटली या इतने इंटरेस्ट से जॉब कर रही हूँ तो उसका मैं सारा श्रेय RR सिंह जी को देना चाहती हूँ। अच्छा। तो चाहे वो उनको मेरा नाम भी ना पता हो, चाहे उनको ये बात भी ना पता हो, पर मैं इतना सोचती हूँ कि अभी जब मैं सेकंड टाइम भी दोबारा ट्रेनिंग में गई थी तो मुझे, मेरे मन में यही एक्साइटमेंट थी कि मुझे RR सिंह सर की क्लास में जाना है, उनसे ट्रेनिंग लेनी। तो RR सिंह जी जो मतलब आपके डिपार्टमेंट में ही हैं कि? हाँ जी, जो हमें ट्रेनिंग दी जाती है, जो ADP ट्रेनर हैं, तो उनको वो ट्रेन करते हैं बेंगलुरु में ही। ठीक है। उनका वे ऑफ टॉकिंग है, जो कम्युनिकेशन स्किल है, जो सिखाने का, तो बहुत अच्छा है। ये नहीं कह रही कि सिर्फ मेरे ही आइडियल है, बहुत लोगों के हो सकते हैं। बहुत आरसीटी में जितने भी लोग ट्रेनिंग करने जा रहे हैं, जितने भी, तो उन सबको मुझे लगता है कि उनसे बेटर टीचर मैंने अभी अपनी लाइफ में नहीं देखा। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। बेसिकली क्या होता है कि लोग उसे आइडियल मानते हैं या तो उनको बहुत अप्रिशिएट करते हो। अगर RR सिंह सर की बात की जाए तो इसमें बिल्कुल उलट है, क्योंकि जब मेरी उनके साथ फर्स्ट मीटिंग हुई तो मुझे उनको फर्स्ट टाइम उनसे डांट ही पड़ी थी। तरीका ऐसा था कि पता ही नहीं चला कि कई बार होता है इंसान हेजिटेट होता है, डांट पड़ गई है, तो हम तो अपने आप को टीचर ही समझते थे। तो वहाँ आके हमें पता लगा कि हम स्टूडेंट हैं।
बट बहुत अच्छा लगा कि डांटा है, और डांट भी किस बात पे, सिर्फ 1 मिनट के लेट के चक्कर में। जैसे हमारी स्टार्टिंग में ही प्रेयर चलती है, आरसीटी में हम करवाते हैं, योगा होता है, सारी तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, तो प्रेयर का सिर्फ एक म्यूजिक ही चला था। तो उनको लगा कि लेट है, और सब बच्चों को पता था कि वो आर सिंह सर की क्लास है, सब पहले पहुंच गए टाइम से पहले, और मैं भी डेली टाइम से पहले जा रही थी। वो 3rd डे आए थे, तो सिर्फ 1 मिनट लेट थे, तो उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया कि आप लोग लेट हो। बट जब उसके बाद उन्होंने कहा कि आप अपने डायरेक्टर सर को मैसेज कर दो कि आपको हम वापस भेज रहे हैं क्योंकि आप क्लास में लेट हो, तो उस टाइम तो मेरे मन में आया कि ये तो आर्मी की क्लास में भी इतना डिसिप्लिन नहीं होता होगा। पर अच्छा लगा कि डिसिप्लिन के बिना क्लास नहीं हो सकती। और उसके बाद टॉपिक भी ऐसा चला, टाइम मैनेजमेंट। तो कहते हैं ना, जैसे प्रैक्टिकल जिस चीज़ का करवाया जाए वो ज़्यादा समझ आता है। हाँ। तो मेरे साथ टाइम मैनेजमेंट का हो चुका था, तो मुझे अच्छे से समझ आ गया था टाइम मैनेजमेंट की कितनी वैल्यू है। और उसके बाद जब टॉपिक में बोला गया कि हमें प्रॉब्लम में सॉल्यूशन ढूंढना है, सॉल्यूशन में प्रॉब्लम नहीं, तो लगा कि हमें इस बात को पॉजिटिव वे से लेना चाहिए। और नेक्स्ट डे से जितनी भी क्लासेस या जो भी और स्टूडेंट थे, सब टाइम से पहले आके बैठने लग गए उनके डर से। तो बहुत अच्छा लगा ये बात कि ये भी अच्छी चीज़ है कि ऐसा नहीं कि उनको बिल्कुल ट्रेनर जो आए हैं उनको ट्रेनर समझ के ट्रेन किया जाए। हम अनट्रेंड ही थे, तभी हम वहाँ ट्रेनिंग लेने गए हैं। तो उसमें एक बहुत अच्छी चीज़ चलती है, हमारी आरसीटी में भी हम करवाते हैं, जो हमें वहाँ भी सीखने को मिली सेशन होता है। अच्छा, आरसीटी जी, MILLY, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन लर्नड यस्टरडे। तो बहुत अच्छी चीज़ थी। अब ज़्यादातर मिली में क्या होता है, बच्चे बस वहीं से बताते हैं कि हमें ये करवाया वो करवाया। हालांकि मिली का तो यही सेशन है कि आपका स्टार्टिंग से फर्स्ट पॉइंट से जो हुआ है क्लास में एंड तक। तो अगले दिन मेरी बारी आई मिली की, तो मेरा स्टार्टिंग में यही था कि मुझे क्लास से बाहर निकाला था, तो मैंने वहीं से स्टार्ट की। अच्छा। तो सर सुन रहे थे, हंसने लग गए। तो ठीक है, जब वहाँ से स्टार्ट हुई तो मैंने मिली वहीं से बोली, और मुझे लगा आपने तो वही लेसन लर्न किया था ना यस्टरडे। यस, और ऊपर से एक मैटर भी मिल गया, क्योंकि मिली में और बोलने के लिए मैटर होना चाहिए कि इतना ही है कि फिर मैंने बोला कि मुझे लेट था, तो मुझे पता लगा कि टाइम की वैल्यू होती है, तो टाइम मैनेजमेंट भी सीखने को मिला। सो नाइस ऑफ यू। एक सवाल जो मुझे लगता है कि हमारे व्यूअर्स के दिमाग में भी आ रहा होगा, जो आरसीटी के बारे में जानने के लिए वीडियोस देख रहे हैं, वो ये है कि जैसे आपने बोला ग्रामीण स्वरोजगार संस्थान, तो क्या ये जो इंस्टीट्यूट है ये केवल ग्रामीण लोगों के लिए ही है या शहरी लोग भी आ सकते हैं, या कोई कैटेगराइज डिवाइड है? और साथ ही ये भी जानना चाहता हूँ कि कोई एज ग्रुप भी है क्या इसमें? इसके लिए जो गवर्नमेंट ने एज करी हुई है, तो 18 to 45, ठीक है, 18 ईयर से कम नहीं होना चाहिए और 45 से अबव नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक क्राइटेरिया है कि किसी ने कुछ सीखना है तो ये एज परफेक्ट है जी। इसमें इंसान सीख के आगे ग्रो भी कर सकता है, ठीक है। और दूसरा जो इसका नाम है ग्रामीण, तो प्रेफरेंस है जी। तो जो रूरल एरिया के लोग हैं उनको प्रेफरेंस दी जाती है। उसमें रूरल में आपको वो SC भी इंक्लूड करते हैं, SHG भी इंक्लूड करते हैं और BPL को भी। तो 70% इन्हीं लोगों के ऊपर ही काम किया जाता है, क्योंकि जो इकोनॉमिकली वैसे ही जो फाइनेंशियली हाँ जो ज़्यादा अच्छे हैं तो वो तो खुद कर ही लेंगे, तो बेसिकली वीक तो यही लोग होते हैं। पर 30% ऐसा नहीं है कि APL है और वो रिच है और उसका दिल है कि मुझे RCT में ट्रेनिंग लेनी है, तो उनको मना नहीं है, पर 70% प्रेफरेंस हम ग्रामीण लोगों को देते हैं। जैसे आपने मुझे बताया कि अधिकतर कोर्सेज आपके जो हैं वो फीमेल के लिए होते हैं, महिलाओं के लिए होते हैं, तो कितना योगदान रहता है मतलब RCT का महिलाओं के जीवन में? आप कोर्स अगर मॉड्यूल देखोगे, जितने भी लिस्ट है मोस्टली फीमेल के लिए ही है, क्योंकि फीमेल्स एक तो फीमेल है, ऊपर से रूरल एरिया में अगर फाइनेंशियली वीक है तो और ज़्यादा माइनस हो जाता है, तो वो ज़्यादा पीछे रह जाती है। लड़के फिर थोड़ा कोशिश कर लेते हैं, ऐसा नहीं कि बस कुछ कोर्सेज है जो स्पेसिफिक फीमेल के लिए, तो ऐसा नहीं है कि मेल के लिए अलग से कोर्स है फीमेल के लिए अलग है। मेल फीमेल के लिए सेम हो सकते हैं, पर फीमेल के अलग से, जब ब्यूटिशियन है, वुमेन टेलर है, तो उनके लिए स्पेशली चलाए गए हैं ताकि महिलाएं भी आगे आ सकें। और मुझे लगता है कि आप भी काफ़ी मोटिवेशन करते हैं महिलाओं के लिए, क्योंकि बहुत बार अखबारों में छपी हैं आपकी कविताएं महिलाओं से संबंधित, तो कोई वीमेन एम्पावरमेंट के लिए कोई पोइट्री आज यहाँ भी हो जाए? जी हाँ, मैं खुद एक वुमेन हूँ, तो वुमेन को तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि वो आगे आए जी। और सुनाती हूँ मैं आपको छोटी सी। मैं आज की नारी हूँ, मत समझो बेचारी हूँ, भूल न करना छूने की, वरना सौ पर भारी हूँ। मैं बड़ी तेज तरारी हूँ, मैं आज की नारी हूँ। खिलौना मत समझना मुझको, मैं पक्की खिडारी हूँ, पर जहाँ मिले सम्मान मुझे, वहाँ मैं आज्ञाकारी हूँ।
मैं बड़ी तेज कटारी हूँ, मैं आज की नारी हूँ। सांसद हो या अंतरिक्ष, खेल हो या औद्योगिक क्षेत्र, सब पे मारती लंबी उडारी हूँ, मैं आज की नारी हूँ। मत समझो बेचारी हूँ, मैं आज की नारी हूँ। वाह, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया। एक अब आखिरी सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आरसेटी को आपने क्यों ज्वाइन किया? हाँ जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं स्टार्टिंग से ही मुझे शौक था समाज सेवा करने का, पर कई बार होता है ना कि हमें पता ही नहीं कि किसकी सेवा करनी है, कहाँ करनी है, तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल कैसे गया, करनी है। कैसे करनी है। एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया कि साथ साथ काम भी हो रहा है और साथ में हमारी समाज सेवा करने का भी मौका मिल रहा है। क्योंकि हम वैसे किसी की समाज सेवा करते हैं तो अपने टाइम से निकाल के कहीं जा रहे हैं, तो जो डिज़र्विंग है तो वो खुद आ रहे हैं यहाँ पे, तो बहुत अच्छी लगी मुझे। दूसरा मुझे था कि कहीं भी मैंने बहुत जगह जॉब्स किया, एज ए म्यूज़िक टीचर, एज ए हिंदी टीचर, एज ए कंप्यूटर टीचर, मुझे हमेशा एक सिलेबस दे दिया गया कि आपने इतने से इतना काम करवाना है। एक जैसे अगर मैं म्यूज़िक लाइन से भी रही हूँ या राइटर एज या मेरी जो क्वालिफिकेशन है, तो मुझे लगता था कि मैं एक बाउंड हो गया कि मुझे रोज़ एक ही चीज़ करवानी है, एक ही सिलेबस। क्योंकि अगर बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो वहाँ कैमरे लगे होते हैं, CCTV, वो बोलते हैं कि नहीं जी आप अपने सिलेबस से अलग नहीं करवा सकते या नया कोई क्रिएटिव नहीं कर सकते। तो आरसेटी में ऐसा कुछ नहीं, पूरा खुले मन से हम जितना क्रिएटिविटी वो चाहते हैं कि नई नई चीज़ें सिखाई जाएं। तो मेरी जितनी भी, मुझे लगता है कि जितनी मैंने अभी मेरी एजुकेशन है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, तो बहुत अच्छा एक मुझे मिला है काम कि मैं अपनी कोई भी, चाहे वो पोइट्री को लेके, चाहे मैं मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, तो मुझे वहाँ पे मज़ा आता है काम करने में। और खुला हुआ है वहाँ पे सिलेबस तो करवाना है, प्लस अपना ऐड भी कर सकते हैं। और अलग अलग तरह के कोर्स हैं, अलग अलग तरह के कैंडिडेट्स हैं, तो बिल्कुल बोरिंग नहीं लगता काम। तो काम के साथ साथ हमें बहुत अच्छा समाज की सेवा करने का भी मौका मिल रहा है। और लास्ट नॉट लीस्ट, आरसेटी के माध्यम से मैं लोगों के जीवन में कुछ सुधार ला सकूँ और उनका जीवन आदर्श बना सकूँ। बहुत ही बढ़िया। मुझे लगता है कि आज हमारी ऑडियंस को आरसेटी के बारे में भी संपूर्ण जानकारी होगी कि किस तरह से एक ऐसा संस्थान जो लोगों के जीवन को आदर्श बना रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस एपिसोड के एंड में आपको एक टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड देना चाहते हैं। थैंक यू।